हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि टर्म 2 में जो वो पूछे गए थे। पिछले कल ही जो आपका पेपर था शायद 24 को, आज वो 25 ऑफ मार्च है, सैटरडे है 2023। तो पिछले कल जब वो आपका साइंस का पेपर हुआ, मैं 10th क्लास की जो वो बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश एचपी बोस बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जो पेपर आया था, बोर्ड से जो पेपर आता है 10th क्लास के लिए। तो उसका जो साइंस का पेपर हुआ उसमें ABC सीरीज में जो वो आपको पता है कि पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है कि उसमें 20 जो वो MCQs जो वो पहले पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों से जो वो मैंने पूछा, या न्यूज़ भी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए शिमला की जो वो न्यूज़ है कि 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय की परीक्षा में बहुविकल्पीय बहुविकल्पीय का मतलब है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs ने जो वो छुड़ाए विद्यार्थियों के पसीने। तो मैंने सोचा कि पेपर जो वो कठिन आया होगा, ठीक है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं था। यहाँ पे और भी लिखा है, देखिए कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं की शुक्रवार को जो वो परीक्षा हुई तो पसीने छूट गए विद्यार्थियों के, ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि 50 अंक का जो वो पेपर था, 20 अंक के जो वही, ठीक है। मुस्कान ने बताया कि C सीरीज आई थी, ठीक है, और इसने बोला कि B सीरीज को छोड़ के बाकी प्रश्न आसान थे। इसका मतलब ये हुआ कि B सीरीज जो वो कठिन थी थोड़ी सी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे जो वो एक अध्यापिका संगीता ठाकुर ने बताया कि 3 से 4 प्रश्न उन्हें जो वो गलत लगे, इस वजह से जो वो छात्र उलझ गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना जो वो इसको डिस्कस किया जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे। और बहुत सारे मुझे एक क्वेश्चन, मेरे पास जो वो अभी 2 सीरीज है, शायद A सीरीज है और एक जो वो B सीरीज है। तो B सीरीज जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कठिन है, उसको जो वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बी सीरीज कठिन है, लेकिन मैंने जैसे ही बी सीरीज जो वो आपकी देखी तो वहाँ पे जो वो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिले जो हम लोग जो वो पहले बहुत सारे शॉर्ट टाइप की वीडियो में जो वो डिस्कस कर चुके हैं, या बड़ी वीडियो में जो वो हमने एक तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो वो एक वीडियो में वन शॉट में जो वो डिस्कस किया था। एक हमने एनवायरनमेंट जो आपका अवर एनवायरनमेंट जो लास्ट चैप्टर था, उससे रिलेटेड जो वो एक ही पार्ट में वन शॉट में हमने डिस्कस किया था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो वो मुझे इस सीरीज में तो नहीं, बी सीरीज में तो नहीं लास्ट वाले से, लेकिन ए सीरीज में जो वो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन बहुत सारे और भी टॉपिक थे, जैसे कि ओजोन के लिए डायरेक्ट पूछ लिया, ओजोन O3 का फार्मूला, ठीक है। आई से रिलेटेड, ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए बहुत सारे। और लास्ट टाइम पिछले ही कल जब वो हमने फंक्शनल ग्रुप, मैंने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनने वाला है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बने हैं उसकी भी बात करेंगे। एक हमने लास्ट टाइम एक मिसेल्स के बारे में बात की थी, मिसेल इन्फॉर्मेशन, सॉरी इन्फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन, ठीक है। जब हम कपड़े धोते हैं तो कैसे जो वो क्या क्या होता है, ठीक है, वो हमने बात की थी। कंपाउंड का नेम पूछ लिया, ठीक है, डायरेक्ट ही। फार पॉइंट पूछ लिया, नॉर्मल ह्यूमन आई का, ठीक है, आप सभी को पता है फार पॉइंट जो वो इन्फानाइट होता है, हम लोग जो वो इन्फानाइट तक देख सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। रेटिना इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमने लास्ट टाइम जो वो छोटे छोटे शॉर्ट में जो वो डिस्कस किया था। तो इमेज फॉर्मेशन में जो वो हमने चाहे हमारी आई, ह्यूमन आई में जो इमेज बनती है रेटिना पर, तो रेटिना के बारे में पूछ लिया। या दूसरी सीरीज में जो वो पक्का आपको जो वो कुछ और पूछा होगा, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो वो कन्वेक्स मिरर के बारे में जो वो इसी सीरीज में पूछा गया है, बी सीरीज में, ठीक है। बहुत सारे, हाँ, स्टार जो वो क्यों जो वो ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते क्यों हैं, वो डायरेक्ट पूछ लिया, वो हमने एक स्पेशल वीडियो में जो वो डिस्कस किया था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग जो वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो वो सबसे पहले हम लोग जो वो सेक्शन A डिस्कस करेंगे, MCQs, ठीक है। देखेंगे कितने जो वो MCQ हम लोग जो वो डिस्कस कर पाते हैं। यहाँ पे टोटल जो वो 20 MCQs हैं। टाइम लगने वाला है, फर्स्ट पार्ट जो वो आपका ये होने वाला है। तो अगर आप पेपर दे बैठे हैं तब भी आप जो वो एक बार चेक करने के लिए जो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप जो वो अभी पेपर देने वाले हैं, अभी आप 9th क्लास में हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। या अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो वो साइंस पूछी जाती है, 10th लेवल की साइंस, ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो वो यहाँ से देखने को मिलेंगे। और क्योंकि पार्ट 1 है,
क्योंकि एक साथ जो वो मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। देखेंगे कि कितने क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि 20 या 25 मिनट की हम लोगों की जो वीडियो होती है, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में या वो फैक्ट जो वो एकदम से जो वो डिटेल में, ठीक है, पूरा एनालाइज करेंगे उसको, पूरा डीपली जो वो उसको देखेंगे, उसकी जड़ से लेकर के उसके सिर तक पूरा जो वो उसको खंगाल खंगाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, ब्यूटेनोइक अम्ल 4 कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ब्यूटेनोइक एसिड इज 4 कार्बन कंपाउंड। आप सभी को पता है ब्यूट का मतलब क्या है, लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था कि ब्यूट मीन्स, देखिए, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट। मिथ में जो वो 1 कार्बन, इथ में जो वो 2 कार्बन, और प्रॉप में जो वो 3 कार्बन की चेन होती है, ठीक है। और ब्यूट में जो वो 1 2 3 4 4 कार्बन की होती है। तो ये तो हमें पता है, ठीक है, इसने लिखा भी है कि 4 कार्बन की कंपाउंड है, ठीक है, विद द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे क्योंकि इसे नाम बोला है, देखिए, ब्यूटेनोइक एसिड। और लास्ट टाइम ही हमने जो वो डिस्कस किया था कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो हमने कितने पढ़ने होते हैं। 10th क्लास में जो वो मैंने आपको बताया था कि 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो हमें पढ़ना होते हैं, जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक जो वो हाइड्रोकार्बन्स होता है, एक जो हमने एल्कोहल की बात की थी, एक हमने एल्डिहाइड की बात की थी, और एक हमने कीटोन की बात की थी, लास्ट टाइम ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था। एक हमने हेलो एल्कीन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। और लास्ट, मैंने बोला था लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, पिछले कल जो वो मैंने बोला था, तो वही जो वो क्वेश्चन आ गया, देखिए, बी सीरीज में, कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमने देखा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है, देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, सफिक्स का मतलब है जो लास्ट में लगेगा। तो लास्ट में जो इसमें ओइक एसिड लगता है, ओइक एसिड, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला या स्ट्रक्चर आप ऐसे बोल दो कि एक कार्बन होता है, और डबल बॉन्ड जो वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ होता है, और एक साइड जो वो ओ एच लगा होता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, COOH, ठीक है। इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से। तो इसका जो सफिक्स होता है ना, वो सफिक्स मीन्स लास्ट में लगता है ओइक एसिड। तो वही तो है ओइक, ब्यूटेनोइक एसिड, देखिए ओइक एसिड लगा है, इसका मतलब है ये कौन सा ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप भाई फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द राइट आंसर, थर्ड वन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इनको भी देखिए। जैसे अल्कोहल लिखा है यहाँ पे, अल्कोहल मैंने बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्कोहल का जो होता है, वो जो वो कार्बन होता है, और उसमें जो वो एक साइड ओ एच लगा होता है। तो एक बॉन्ड तो इसने यहाँ बना दिया, बाकी ये जो वो 3 बॉन्ड और बनाएगा, ठीक है। तो ये जो वो अल्कोहल का जो वो इसमें जो सफिक्स होता है, वो जो वो ओल होता है, ठीक है। और एल्डिहाइड भी देख लेते हैं, ये है एल्डिहाइड यहाँ पे। एल्डिहाइड में जो वो कार्बन, और इसमें डबल बॉन्ड ओ होता है, और एक साइड जो वो ऐसे हाइड्रोजन ऐसे कुछ होता है, CHO इसको बोल सकते हैं, CHO। और इसमें जो वो एल्डिहाइड में ना जो सफिक्स होता है वो AL होता है, ठीक है, AL। जैसे ब्यूटेनल बोल दिया, ब्यूटेनल NaL चिपका दिया लास्ट में। एक जो वो यहाँ पे कीटोन भी है, देखिए कीटोन। तो कीटोन भी जो वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन होता है एक साइड, दोनों साइड कार्बन कार्बन, ठीक है, और एक साइड जो वो डबल बॉन्ड ओ होता है। तो 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, टोटल हो गए 4 बॉन्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो आप इसको बोल सकते हैं, या इसको ऐसे बोला जा सकता है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका दिए, 3 इसके साथ, और 2 जो वो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन। तो इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन जो वो बोलेंगे, ठीक है। या इसको ना ऐसे बोल सकते हैं, इसमें देखिए 3 कार्बन है, तो C OC, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें सफिक्स जो वो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कीटोन की बात हो रही है। तो इसके इसमें जो सफिक्स होता है कीटोन, देखिए ONE लगा है लास्ट में, तो यही होता है ONE। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया था, आइसोमर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। मैंने बोला था कि ये सभी टॉपिक जो आप पढ़ के चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हम लोग जो वो एक जो वो हमने डिस्कस किया, सेकंड देखते हैं कहाँ जैसे है। हाँ, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। यहाँ पे जो वो थोड़ा आगे पीछे जो वो यहाँ पे हो चुका है हमारा पेपर। हाँ, यहाँ पे देखिए सेकंड, सेकंड लिखा है कि एंथर कंटेन्स
एंथर आप सभी को पता है, ठीक है। एंथर जो वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपल और पेटल भी यहाँ पे देखिए। आप पहले इसको देखिए, पेटल्स देखिए जो वो बहुत अच्छा फूल आपको दिखाई दे रहा है। ये जो वो इसके पेटल्स है जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, और सेपल जो इसके बाहर है, जो इसको कवर कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको हम सेपल बोलते हैं। और यहाँ पे बीच में आप देखिए, ठीक है, इसको बीच में जो वो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ए जो है यहाँ पे, ठीक है। और इसी को जो वो हम लोग एंथर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो नीचे है फिलामेंट है, और इसको जो वो स्टामेन बोलते हैं, ठीक है। तो एक साइड जो वो एंथर, और ये बीच में जो वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। इसको आप ऐसे ना समझ करके यहाँ से पे समझिए। हाँ, तो यही पूछा है कि एंथर कंटेन्स कहाँ पे है, तो पॉलन ग्रेन्स में है। इसको पॉलन ग्रेन बोलेंगे, यहाँ पे एंथर है, ठीक है। यहाँ पे जो वो हमारा एंथर है। ये जो मेल गैमेट्स है एक प्रकार से, सेपल हो गया, पेटल हो गया, तो इसको जो हम फिलामेंट बोलते हैं। ये जो नीचे को इसकी डंडी जैसी लगी हुई है। तो हमने लास्ट टाइम जो वो डिस्कस करी था, ओव्यूल भी था ऑप्शन में। तो ओव्यूल जो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओव्यूल। तो एंथर कंटेन्स क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन हो जाएगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन इज द राइट आंसर। यस, पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब हमारा जो ब्रेन है, वो जो वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किसके लिए उत्तरदायी है। देखिए सोच सॉरी, थिंकिंग। तो आप सभी को पता है कि थिंकिंग में जो वो, जब आप सोच रहे होते हैं, जब आप कोई, आपके अंदर जब वो कोई थॉट आ रहा है, ठीक है, आप आपकी जो थॉट है वो जो वो कंट्रोल कौन कर रहा है, वो दिमाग कर रहा है, एक प्रकार से ब्रेन कर रहा है, ठीक है। जो हमारी सेंसेस है, जो भी फंक्शन कर रही है, फंक्शन रिलेटेड टू सेंसेस, वो सारा जो वो ब्रेन ही तो कर रहा है, ठीक है। जैसे मेमोरी हो गया, इमोशन हो गया, इनको जो वो कंट्रोल कर रहा है, टच, ब्रीदिंग, ठीक है, टेम्परेचर, हंगर, एवरी प्रोसेस दैट रेगुलेट्स आवर बॉडी, ठीक है, वो सब कुछ जो वो हमारा ब्रेन कर रहा है। थिंकिंग, लर्निंग, ठीक है, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सब कुछ हमारा दिमाग ही तो कर रहा है, ठीक है। तो सोचने के लिए हो गया, हृदय स्पंदन के लिए हो गया, शरीर का संतुलन बनाने के लिए हो गया। तो उपरोक्त सभी जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। थिंकिंग के लिए, रेगुलेटिंग हार्ट बीट के लिए, बैलेंसिंग द बॉडी के लिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा से रिलेटेड पूछ लिया। देखिए गंगा हमारे भारत की जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। गंगा जो वो गंगोत्री से निकलती है। तो यहाँ पे लिखा है कि गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से जो वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो बोल रहा है कि गंगा सागर तक कितने किलोमीटर लंबी यात्रा जो वो ये करती है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। कई जगह जो वो एनसीईआरटी में तो ऐसे ही लिखा होगा 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो वो लगभग देखिए भारत में जो वो उत्तराखंड से निकली, ठीक है, गंगा गंगोत्री से निकली। तो यहाँ पे जो वो उत्तर प्रदेश में से होकर के जाती है, उत्तराखंड तो जाएगी ही, ठीक है। बिहार हो गया, बिहार से भी जाती है, झारखंड हो गया, और जो वो पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, हाँ, वेस्ट बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इन एक राज्यों से जो वो होकर के जाती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर पूछे किन किन देशों से होकर के जाती है हमारी गंगा, तो देखिए देश जो वो बीच में आता है, जो कि बांग्लादेश आता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग जो पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, तो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से होकर के जो वो ये जाती है, वो दूसरा कंट्री हो गया, और एक जो वो हमारा भारत हो गया। दो ही कंट्री से जो वो हमारी गंगा जाती है। अगर आपको पूछे कि गंगा को जो वो देखिए, आप पुराणों में जो वो क्या लिखा है, इन पुराणों में जो वो स्वर्ग, अगर हम स्वर्ग की बात करें और पाताल की बात करें, दो बातें करते हैं हम। स्वर्ग में जो वो गंगा को मंदाकिनी बोलते हैं, और पाताल में जो वो गंगा को भागीरथी बोलते हैं। आपने जो इसकी सुना होगा कि गंगा कहाँ से निकलती है, भागीरथी जो वो इसका नाम कहाँ तक है, फिर आगे गंगा बन जाता है, ऐसे कुछ आपने सुना होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो लंबाई है वो जो आपको अलग अलग मिलेगी। कई जगह जो वो 2525 मिलेगी, कई जगह 2510 किलोमीटर मिलेगी। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो ऐसे कुछ अलग अलग बता रहा था, मतलब कि 2500 अप्रोक्स है। 2400 नहीं बोल सकते हम लोग, 2300 तो बहुत कम होगी, 2200 कम बहुत कम होगी, तो 2500 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए एज वो हमारे बांग्लादेश में जब चली जाती है, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश से पहले पहले जो वो ये लगभग 2000 के आसपास, 2071 या 70 के अप्रोक्स जो आप रख लो, मतलब अप्रोक्स 2100 ही रख लो, 2100 ही किलोमीटर जो वो ये भारत में बांग्लादेश से पहले पहले
भारत में जो वो कितने किलोमीटर चलती है, तो वो जो वो इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ है, फिफ्थ पे चलते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन कहाँ है, बस एक मिनट। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग आगे चले गए मुझे लगता है। फिफ्थ क्वेश्चन, यस, यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, किस तत्वों का अष्टक का नियम लागू हो गया। देखिए लास्ट टाइम हमने जो वो सभी लॉज जो वो देखे थे, ट्राइड्स की बात की थी, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, न्यूलैंड्स ने जो वो अष्टक का नियम दिया था। ठीक है, ये भी कब दिया था, 1865, बहुत पहले की बात है। तो इसका जो नियम था ना, वो सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि इसने जो वो अरेंज किया था, जो भी हमारे सॉरी जो हमारे तत्व थे, एलिमेंट थे, ठीक है, तो उनको जो वो उसने अरेंज करना जो वो शुरू किया था। उसने बोला कि मैंने ना ऐसे जो वो उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा है, एक दो, मतलब इनका जो वेट है ना, सॉरी एटॉमिक वेट, वो जो वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि इनको ना एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो वो लास्ट में रखा गया, तब जो वो अच्छे से उसको जो वो अरेंज किया गया। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, इसने बोला कि हर, जैसे इसने सात ऐसे रखे, सारे गामा पादा नहीं, ऐसे के ऐसे जो आप इसको आपने जो ऐसे याद रखा होगा। इसने बोला कि मैंने जो सात रखे ना, इनकी जो मतलब जो भी फिजिकल या केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, वो लगभग सेम होगी। देखिए कैसे होगी। इसने बोला कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखा इसने अरेंज करके। फिर इसने बोला कि हर जो आठवां आएगा ना, वो पहले से मेल करेगा, और दूसरे के साथ जो वो नाइन्थ वाला मेल करेगा, ठीक है, तीसरे के साथ जो वो टेंथ वाला, ऐसे करके। तो ऐसे जो वो इसने एक रोज रो वाइज जो वो रखना स्टार्ट किया। ठीक है, 1865 की बात है। देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग पूछ लिया इसने, कि इसने जो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो वो वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल, किस तत्व तक जो वो एप्लीकेबल था। मतलब आगे जो वो उसने जो उसकी उसने बोला कि जैसे प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, उसका बहुत सारी चीजें थी, तो वो जो वो आगे सेम नहीं हो पाई। ठीक है, एक दो तीन चार ऐसे रखा गया, सात, हर एक आठवां जो वो पहले से मिलेगा, ऐसे उसने बोला। लेकिन इसका जो ये लॉ था, वो जो सही नहीं था, सही तो नहीं था, लेकिन उसने रखना जो वो उसको रखा था। देखिए यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए एच, लिथियम, लिथियम जो वो यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ करके ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 8। तो ये वाला लिथियम जो वो यहाँ पे इसके साथ जो वो मिलने वाला है सोडियम के साथ। तो कुछ इस तरह से इनकी प्रॉपर्टी जो वो मेल खा रही थी, लेकिन यहाँ पे ना ये कैल्शियम तब तक ही एप्लीकेबल था। तो यही क्वेश्चन पूछा कि ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, तो ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ऐसा ही क्वेश्चन जो वो पूछना चाहिए था। कैल्शियम विल बी द राइट आंसर, Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन का क्वथनांक कितना है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया इसने मीथेन का। तो मीथेन के बारे में आपको पता ही है, मिथ इथ प्रॉप। ठीक है, मीथेन मीन्स एक कार्बन, तो कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, तो चार हाइड्रोजन चिपका दो इसके साथ, तो इसको बोलेंगे CH4, इसी को तो हम लोग मीथेन बोलते हैं। तो अगर बात करें कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो कितना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। बॉइलिंग पॉइंट देखिए इसका, आपको जो वो कई जगह जैसे आप सर्च करेंगे, तो आपको जो कई जगह जैसे 161.6 ऐसे कुछ मिलेगा, 162 मिल सकता है। ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट जो वो 182.5 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ मिलेगा। तो मतलब अप्रॉक्स किसके बराबर है, ये तो बहुत ज़्यादा है। देखिए केल्विन में, केल्विन में, केल्विन में। तो इसका जो सही आंसर है, अच्छा केल्विन में लिखा है यहाँ पे। तो अगर हम केल्विन की बात करें ना, केल्विन ये जो मैं बता रहा था यहाँ पे 161 या 162 के अप्रॉक्स जो वो यहाँ पे ऐसे मिलने वाला है। डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप केल्विन में जो वो इसको चेंज करेंगे, हमने इसकी भी बात की थी, कन्वर्जन केल्विन टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, वो भी हमने फार्मूला जो वो लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, तो ये जो वो लगभग आएगा फिर 111 के आसपास, 111 केल्विन के आसपास। तो ये जो वो मीथेन का जो वो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। 6 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन जो वो 7, यस यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे इसने बोला कि लेंस की क्षमता का मात्रक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है। ठीक है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार
पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर को किससे मेजर करते हैं? ठीक है, डायोप्टर से जो वो हम लोग मेजर करते हैं। डायोप्टर विल बी द राइट आंसर। आप सभी को पता है कि ये जो वाट लिखा है, किलो वाट लिखा है यहाँ पे देखिए, जो वाट है वो जो वो एक प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है, इसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मानव नेत्र। यस, 8वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के मुख्य दृष्टि दोषों में से एक है। देखिए इसने बोला साइट डिफेक्ट, दृष्टि दोष। तो आपने पढ़ा है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आपने पढ़ा है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का ना, निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि नजदीक तो दिखाई देगा लेकिन दूर नहीं दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष को जो हमने मायोपिया नाम दिया था, मायोपिया, मायोपिया बोला था। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। तो इसने बोला कौन सा है? देखिए बॉर्न ब्लाइंडनेस जो वो आपको सभी को पता है, जो वो जेनेटिक हो सकती है, बर्थ डिफेक्ट जो वो हो सकता है। तो बॉर्न ब्लाइंडनेस जो वो एक प्रकार से दृष्टि दोष की कैटेगरी में नहीं आता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कलर में जो वो देखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये भी कोई दृष्टि दोष हो, देखने में जो वो प्रॉब्लम नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है लेकिन देखने में नहीं है। स्लीपिंग तो आपको पता है, सो जाएंगे तो फिर क्या, उसमें थोड़ी ना दोष है कोई। ठीक है, मायोपिया विल बी द राइट आंसर, क्योंकि मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नियर साइटनेस, मतलब कि नियर जो वो दिखाई देगा। देखिए नाम का जो वो बिल्कुल अपोजिट मतलब है। आपने सोचा होगा कि निकट दृष्टि दोष मीन्स नियर साइटनेस मीन्स नज़दीक जो वो उसको, मतलब कि नज़दीक जो वो नहीं देख पाता होगा, लेकिन इसका मतलब उल्टा है, नज़दीक देख पाता है, दूर नहीं देख पाता। नाम उसका निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो इसी को मायोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो 2 6 है? वेरी सिंपल। ठीक है, 2 6 आपको बताया 1s2, ये हो गया 2 6 जो वो हम लोग बात करेंगे 2s2 की। एंड 4 बचा ना, 2 2 हो गया 4 और 2 बचा, और तो 2p2। तो ये किसकी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक, यहाँ पे p। तो ये जो वो 2 और 6, 2s2 2p6, तो 2 2 4 और 6, 6 जो वो किसका 6 नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या लिख दिया था मैंने, 1s2 2s2 एंड 4 हो गया ना, तो यहाँ पे 8 है, 6 होने चाहिए यहाँ पे इस ग्रुप में। तो 2s2 2p4 हो जाएगा। तो 4 5 6 7 8, तो 8 जो वो किसका अटोमिक नंबर होता है? तो ऑक्सीजन को होता है, आप सभी को पता है। नाइट्रोजन का जो वो 7 होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 1s2 2s2 एंड 4 हो गए ना, 4 3 7, तो 2p3 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेलेनियम। देखिए जो सेलेनियम है उसका जो अटोमिक नंबर है वो जो वो 34 होता है। एल्यूमिनियम का आप सभी को पता होगा वो तो 13 होता है। कम से कम 30 तक जो वो आपको अटोमिक नंबर, अटोमिक मास भी इनके लगभग डबल होता है, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई टफ मुझे नहीं लगा, अभी तक मुझे कोई टफ क्वेश्चन नहीं लगा। 9th 10th की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, कहाँ चला गया 10th क्वेश्चन? यस, तो बर्फ का जो अपवर्तनांक है वो पूछ रहा है। देखिए ये पूछ रहा है कि अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो वो अगर हम सिंपल भाषा में समझे ना, इसको जो वो डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से, या कुछ ऐसे एन से भी डिनोट करते हैं। फिलहाल आप म्यू से रख लीजिए, हमने इसको म्यू से जो वो डिनोट कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आइस, आइस देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है सिंपल भाषा में समझिए। आप सभी को पता है कि जो लाइट की स्पीड है ना, लाइट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एस वेल, सॉल्यूशन नहीं, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड आप सभी को पता है कि अगर कोई रेयर मीडियम होगा, रेयर मीडियम होगा, रेयर मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? फास्ट होगी, उसमें कोई डेंसर नहीं होगा। अगर कोई डेंसर मीडियम होगा ना, डेंसिटी मतलब ज़्यादा होगी, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्लो होगी। और रेयर मीडियम में कैसी होगी? फास्ट होगी। इतना तो आप सभी को पता है। अब देखिए जो डेंसर मीडियम है ना, इसी का ही एक प्रकार से नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब कितनी डेंसिटी है इसकी? तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो मतलब कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसी का ये प्रकार से नाम है। देखिए मतलब कि कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है, उसी को ही हम लोग जो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं एक प्रकार से। कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है, उसी को जो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब आप समझिए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ना,
तो स्पीड ऑफ लाइट जो वो कम होगी। मतलब ये जो वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। स्पीड ऑफ लाइट को जो मैंने बोल दिया v से, तो म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, या आप बोल दो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका, अच्छा, इसका जो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वो जो वो 1.31 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर की तो वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम बात करें रॉक साल्ट की तो 1.54 होता है। ठीक है, तो ऐसे जो वो इसको आपने याद रखना है। तारों का टिमटिमाना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो वो इस पर भी जो वो एक वीडियो जो वो मैंने बनाई थी जिसमें हमने तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह जो वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, हमें जो वो टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते थे, हमने जो वो यहाँ पे देखा था। ठीक है, समझा था उसको। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 तक हमने डिस्कस कर लिया, काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग 10 से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि तारों का टिमटिमाना फिर से एक बार जो वो डिस्कस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो वो जल्दी ही मिलने वाला है। तब तक के लिए जो वो आप, अगर आपने जो वीडियो को मतलब अगर आप देख रहे हैं तो पूरा ही देखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय। गुड नाइट।